आप सबका बुक्स एंड बियर रिव्यू के इस इंस्टाग्राम पेज पर बहुत स्वागत है। आज हम एक ऑथर इंटरव्यू करने वाले हैं और हमारे साथ आज जुड़ेंगे प्रशांत सिंह जी। प्रशांत सिंह जी अपनी उपन्यास कल की कथा सीरीज के लिए जाने जाते हैं। उनकी कल की कथा सीरीज की जो पहली उपन्यास थी समयांत रहस्य, उसको लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद उनकी उपन्यास इस सीरीज की दूसरी उपन्यास आई त्रिपुंड काक्ष, और इसे भी पाठक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि हमारे प्रशांत सिंह सर तो भारत सरकार के एक संगठन में अभी सहायक महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन काम के अलावा भी उन्हें लिखना बहुत पसंद है। उपन्यास के अलावा भी वो लघु कथाएं और कविताएं लिखते हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे उनकी जिंदगी की जुड़ी हुई इन्हीं सब बातों के बारे में। उनके जिंदगी के कुछ अनकहे राजों को आज हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे उनकी जो नई उपन्यास है त्रिपुंड काक्ष, उसके बारे में। तो चलिए आज की इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं सर को ऐड कर लेता हूं। नमस्कार अनिमेश जी। नमस्कार सर। सर आपका जो फोन है उसको आप पोर्ट्रेट में प्लीज कर लीजिए ताकि जी बिल्कुल सर। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे इस पेज पर आए, और पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपका जो उपन्यास है इसको पाठकों ने इतना ज्यादा पसंद किया, और आपने किस तरह से उपन्यास एक पौराणिक कहानी को, पौराणिक स्टोरीज को आपने साधारण लोगों के सामने, जनरल पब्लिक के सामने आप लेकर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिमेश जी। सर पहले हम हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप आपकी जो ये नई उपन्यास है, सर कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है क्या सर? आप प्लीज देखिएगा। नहीं सर, नॉइज तो नहीं है। ओके ओके सर, ओके। तो आज की हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप आपकी जो उपन्यास है त्रिपुंड काक्ष, इसके बारे में आप हमें बताएं, और थोड़ा संक्षेप में ब्रीफली आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बताएं जिन्होंने इस उपन्यास को अभी तक नहीं पढ़ा है। सर ये शुरुआत हुई थी आज से 6-7 साल पहले, जब मैंने लेखन क्षेत्र में मैं आना चाहता था। तो मैंने सोचा कि क्या लिखा जाए, तो पहले कविताएं लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, लेकिन वो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया अपने काम से। फिर मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट लिखा जाए जो लोगों को पसंद भी आए, थोड़ा सा कहानी में नयापन भी हो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने आप को ग्रूम किया जाए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप अच्छा लिख पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता से मैंने स्टार्ट किया, फिर शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण से लेके मैंने पुराने लेखक, नए लेखक को किया। तो उसके बाद तो एक मन में कहानी आई कि कल की काल कथा लिखी जाए। तो जब मैंने कहानी का ताना बाना बनाना शुरू किया तो कहानी बहुत बड़ी स्केल पे चली गई, और एक पार्ट में और दूसरा पार्ट अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, त्रिपुंड काक्ष। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हर चीज का अंत निश्चित है। विधि का विधान यही है कि हर चीज का निश्चित है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, एक कोष के जीव हो या मल्टी कोष के जीव हो, सभी का अंत निश्चित है। तो पृथ्वी का अंत भी निश्चित है, मानव जाति का अंत भी निश्चित है। एक तारा इतना बड़ा होता है, लाखों स्क्वायर मीटर में फैला होता है, लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद उसका अंत भी निश्चित होता है। तो इसी को लेके कहानी का ताना बाना बुना गया है कि पृथ्वी का अंत निश्चित है, मानव जाति का अंत निश्चित है। तो एक पात्र आएगा, साधारण पात्र है, चाहे अनचाहे, उसके कंधों पे जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो पृथ्वी को, मानव जाति को बचा सके। इस काम में उसका सहयोग दे रहे हैं सप्त चिरंजीवी, प्रभु श्री हनुमान, प्रभु परशुराम, अश्वत्थामा जैसे लोग जो चिरंजीवी का आशीर्वाद लिए हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो आज तक कहाँ हैं। सैकड़ों वर्षों से वो अचानक से आएंगे और कल्कि का साथ देते हैं। तो
इस कहानी का बेस त्रेता युग में रखा गया था, जब त्रेता युग में ही निश्चय हो गया था कि कलयुग के बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लेकिन अंत स्वतः अंत होगा या बाहरी कारणों से अंत होगा। तो इस अंत को टालने के लिए, कुछ समय तक टालने के लिए त्रेता युग में ही 3 ताम्रपत्र बनाए गए थे, जो एक पजल के फॉर्म में रखे गए थे। और वो 3 ताम्रपत्र इंगित करते हैं एक परम कुंजी को। वो परम कुंजी को पाने के बाद आप पृथ्वी को, मानव जाति को के अंत को बचा सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो इन 3 ताम्रपत्रों के समूह को त्रिपुंड काक्ष नाम दिया गया है। काक्षा का कोई लिटरेचर मीनिंग नहीं है, एक शब्द मैंने खुद गढ़ा है। तो इसी को लेके कहानी आगे बढ़ती है त्रिपुंड काक्ष में। जी, और एक रिव्यूअर और एक रीडर के तरफ से मैं यही कह सकता हूँ तौर पे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर आप चाहें आप इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं, जो कि बुक्स एंड बियर्ड के इंस्टाग्राम पेज पर है, ब्लॉग पर अवेलेबल है। और आप जरूर इस बुक को एक्सप्लोर करें, इस बुक को खरीदें। हिंदी साहित्य को जो पढ़ते हैं, जो नई नई कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं और जो मिथोलॉजी को नई तरह से, नई दृष्टिभंगी से देखना पसंद करते हैं, 21st सेंचुरी में, मॉडर्न सेंचुरी में अगर हम पौराणिक कहानियों को लेकर आए तो वो कैसा दिखेगा, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जरूर इस किताब को, दोनों ही उपन्यासों को आप जरूर पढ़ें। सर, जो मेरा जो सवाल है वो इसी नाम से जुड़ा हुआ है। सर, आपने कल्कि कथा सीरीज के नाम से इन दोनों उपन्यासों को आपने लिखा है। सर, तो कल्कि कथा क्यों, कल्कि ही क्यों? कल्कि के कैरेक्टर में आपको ऐसा क्या दिखा, या ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से आपने कल्कि के ऊपर ही इस पूरे स्टोरी को बेस किया है? जब मैंने कथा लिखना शुरू किया था, जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, तो मैं चाहता था कि कोई एक ऐसी कहानी हो जो वर्तमान में भी हो, अतीत में भी हो और भविष्य में भी हो। तो और मैं चाहता था कि कुछ मिथोलॉजिकल पे बेस्ड लिखूं। तो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है कल्कि, जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका जन्म भविष्य में होने वाला है। तो मैंने भविष्य से कल्कि को उठाया। जो स्टोरी लाइन चल रही है वो भविष्य में चल रही है, 2025 में स्टोरी लाइन चल रही है। जो अतीत से मैंने सप्त चिरंजीवियों को लिया, जो भारतीय सभ्यता के महान चिरंजीवी हैं, जिनको एक आशीर्वाद दिया गया था कि वो ताउम्र अमर रहेंगे। लेकिन अमर रहेंगे एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए। तो वो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को मैंने कहानी में डिफाइन किया है। तो मैंने अतीत से चिरंजीवियों को लिया है और वर्तमान में बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, तो उन तीनों युगों को मिला के ये कहानी का ताना बाना बुना गया है। जी, और सर, जब आप इन तीनों युगों से आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होंगे, और सर जब आपने जब इन चीजों को पढ़ा होगा सर, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च आई थिंक हुआ होगा, और मतलब ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च आपने की होगी सर। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसा था ये प्रोसेस, कौन सी ऐसी बाधाएं आई जब आप इनको पढ़ रहे थे, किस तरह से आपने चूज किया कि कौन सा टॉपिक मुझे लेना है, कौन सी चीज को मुझे छोड़ना है, इसके बारे में अगर आपको बताया। जी सर, जब कहानी मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि इतनी लेंथी हो जाएगी। लेकिन जब विचार आते गए, खासतौर से जब मैंने जो बेस बनाया, मैंने पुराणों को बेस बनाया। मैंने भविष्य पुराण पढ़ा, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा, तो मुझे उसके कुछ जो संदर्भ मैंने वहां से लिए हैं, पात्रों को तो डेफिनेटली वहां से लिया ही है। तो जब ये कहानी बढ़ती गई आगे, तो इसमें यह था कि मैं चाहता था कि मिथोलॉजिकल लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम प्योरली मिथोलॉजिकल डाल दें तो बहुत टफ हिंदी हो जाती है, पुराने शब्द हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी पढ़ना बोरिंग भी हो जाता है बीच बीच में। तो मैं चाहता था कि उस ट्रैक को, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुका है, उसको आज के जमाने में रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए मैंने आयामों का सहारा लिया कि हमारी दुनिया में बहुत सारे आयाम हैं। हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बगल में एक दूसरी दुनिया हो, दूसरे आयाम में, हमें नहीं पता वो। तो मैंने आयामों का सहारा लिया। मैंने बताया कि चिरंजीवी जिंदा है आज तक, लेकिन हम नहीं देख पाए क्योंकि वो दूसरे आयाम में है। हम दूसरे आयाम को महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे पैरेलल लाइफ होती है। तो इस तरीके से ये सब कहानी चली। और हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है मिथोलॉजिकल पे लिखना, रिसर्च करना। मुझे पहली जो उपन्यास थी समयांत रेस, मुझे उसे लिखने में 4 साल का समय लगा था। स्टार्टिंग में लगभग 1 साल तक रिसर्च करने में लग गया, पात्रों को ढूंढने में, कहानी का फ्रेमवर्क बनाने में 1 साल लगा। उसके बाद लिखने में मुझे 2 साल और लगे, तो लगभग 3.5 years मुझे लिखने में लगा था, बहुत समय लगा। उसके बाद फिर चैलेंज शुरू होते हैं कि इसको एक प्रॉपर एडिटिंग किया जाए, प्रूफ रीडिंग, अच्छा पब्लिशर के थ्रू मार्केट में लाया जाए। तो कुल मिला के मुझे 4 साल लगे थे, और बहुत ही अगर एज ए लेखक के लिए देखें तो काफी स्ट्रगलिंग समय था।
काफी सोचना जी पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हो तो भी वही थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, आप सो रहे हो बहुत, तब ड्रीम्स में भी आपके वही आपका काम आता है। तो उन सबको मिला के कहानी बुनी गई है। मेहनत बहुत थी, लेकिन पाठकों को पसंद आई तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जी जी बिल्कुल। सर जब आप लिख रहे थे कोई पर्टिकुलर टाइम होता था जब आप लिखते थे, या कोई पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप बैठ के लिखते थे? जब सर मैंने कहानी लिखना शुरू किया था तो मेरी पोस्टिंग शिमला में थी, हिमाचल प्रदेश में। तो जो घर था जी काफी शांत एरिया था, तो कोई पर्टिकुलर समय नहीं था। कभी ऐसा होता था कि रात में मैं सो रहा हूँ, 3 बजे मुझे थॉट्स आ गया तो मैं तभी कॉपी पेन लेके लिखना शुरू कर देता था। कभी होता था कि अगर मैं शाम को वॉक कर रहा हूँ तो मैं कॉपी पेन लेके ही वॉक करता था, तो कुछ थॉट्स आ गया, लिखना शुरू कर दिया। यूजुअली ऑफिस के बाद मैं लिखता था, ऑफिस से आने के बाद मैंने लिखा, और सैटरडे संडे जब टाइम मिलता था तो मैं लिखता था। जी बहुत ही बढ़िया सर। और आपने जो मेहनत किया है उसी का फल आज हम देख रहे हैं, और ये झलकता है सर, क्योंकि जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो बहुत सारी पढ़ते हैं, पर परत दर परत ये खुलती जाती है, रहस्य खुलती जाती है, बहुत से नए इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। और मुझे भी खासकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुद पता नहीं थी। मैंने जब स्टोरी को पढ़ा तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें भी पता चली। सर अभी थोड़ा हम अगर हिंदी उपन्यास की तरफ आए, या हिंदी साहित्य को अगर हम देखें, सर क्या आपको लगता है कि हिंदी साहित्य जो है उसको हम अ, उस मुकाम तक ले जा पाए हैं, या फिर वो अभी के समय में जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं सर, तो क्या हिंदी साहित्य एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या फॉरेन के जो राइटर है उनके किताब को जो पॉपुलैरिटी मिलती है, या उनके किताब को जो एक रीच मिलता है सर, क्या आपको लगता है कि हिंदी नॉवेल्स को या पौराणिक कहानियों के ऊपर बेस्ड नॉवेल्स को वो रीच मिल पा रही है? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत जायज भी है आज के जमाने में कि हिंदी के पाठक, नो डाउट अगर हम अंग्रेजी के पाठकों से देखें तो बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय रहा है, आज से बहुत पहले एक फ्रेंच का पाठक होता था, फ्रेंच लिटरेचर का बहुत बहुत स्केल था उसका। उसमें सबसे ज्यादा पाठक की जनसंख्या थी। उसके बाद इंग्लिश का जमाना आया, इंग्लिश के बहुत सारे पाठक पाठक थे, आज भी पाठक हैं अंग्रेजी उपन्यास के। लेकिन हिंदी में जैसे हम देखते हैं कि आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे उपन्यासकार थे, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। लेकिन धीरे धीरे वो अंग्रेजी की तरफ हमारा पाठक लोग और उपन्यासकार दोनों अंग्रेजी की तरफ मुड़ गए। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ कि पिछले 8-10 साल से फिर से हिंदी में एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे उपन्यास बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं। तो हिंदी के पाठक दिन पर दिन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं। अंग्रेजी के पाठक कांस्टेंट हैं, जो 5 साल पहले थे वो आज हैं, लेकिन हिंदी के पाठकों में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। मेरा मानना है कि आगे हिंदी के पाठक बहुत बढ़ेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब कि हिंदी में जो काम किया गया, हिंदी साहित्य वो प्रॉपरली चैलेंज करेगा अंग्रेजी साहित्य को। वो समय जल्दी ही आएगा। जी जी बिल्कुल सर। सर जहां तक हम बात करें पौराणिक कहानियों को, अभी के समय में 21st सेंचुरी के बेस पे उनको लिखना और उनको प्रेजेंट करना, बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी लोक कथाएं हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। और जब हम स्टोरीज के थ्रू उन्हें पढ़ते हैं तो हम पुराणों को नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम पुराणों को अच्छे से पढ़े, लेकिन स्टोरीज के थ्रू हम उन कहानियों के बारे में जान रहे हैं, उन चरित्रों के बारे में जान रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक, मतलब ये जो राइटिंग है, ये जो स्टोरी राइटिंग है, या फिर सर जो हम फिक्शन लिखते हैं, फिक्शन कहाँ तक इस चीज को मतलब पॉपुलर करने में हमें मदद करती है कि हम पौराणिक कहानियों को हमारे जो फ्यूचर जनरेशन उनके पास लेकर आ सके? इंडिया में एक कहावत है कि हर 10 कोस पे बोली चेंज हो जाती है, 20 कोस पे पानी चेंज हो जाता है, और आगे चलें तो कहानियां चेंज हो जाती हैं। हर हर एक क्षेत्र की अपनी लोक कथाएं हैं, एक अपना अतीत है जिसमें बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। तो धीरे धीरे उस क्षेत्र का लेखक आ रहा है, उस कहानी को लेकर पाठकों के सामने आ रहा है, पाठकों को बता रहा है जो पौराणिक कथाएं हैं। तो धीरे धीरे ये काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो पौराणिक लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक संदर्भ हैं, उनको लेके आज के जमाने में बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आसान हिंदी में लिखी जा रही हैं, जिससे कि आज का कोई भी व्यक्ति उसको आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है, और अपने सर्किल में उसको सर्कुलेट कर सकता है। इसीलिए आज माइथोलॉजिकल पर, पुराणों पर, पौराणिक लोक कथाओं पर
काफी ज्यादा किताबें आ रही हैं, काफी ज्यादा मूवीज बन रही हैं और दर्शकों को पसंद भी आ रहा है ये। और ये बढ़ेगा, मेरे ख्याल से दिन पे दिन ये बढ़ता जाएगा। जी सर। और नई वाली हिंदी, जिसको हम अभी जानते हैं, नई वाली हिंदी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है सर। और हम्म। सर जब हम बात कर रहे हैं राइटर्स की, तो और पौराणिक कहानियों के ऊपर मिथोलॉजिकल बेस्ड जो राइटर्स हैं, उनमें से सर आपके फेवरेट कौन है और आप किनको फॉलो करते हैं सर, अगर आप बताना चाहें। सर, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो पुराणों को छोड़ दिया जाए, जो प्राचीन कहानियों को छोड़ दिया जाए, तो प्रेमचंद्र से मैंने पढ़ना शुरू किया था। उनका ऑलमोस्ट सारा कार्य मैंने पढ़ा हुआ है। और उनके मुकाबले हिंदी साहित्य में तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और शायद आगे ना भी हो। एक वो अलग क्लास थी। जी लेकिन आज के जमाने में भी अंग्रेजी साहित्य में भी देखें तो अश्विनी सांघी साहब हैं, अमीश साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं मैथोलॉजिकल के क्षेत्र में। तो और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और सब जो भी एक साहित्यकार होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो वो काम रिप्रेजेंट कर रहा है पाठकों के सामने, उसमें पूरा अपने एफर्ट्स लगाए और उसे अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। कुछ पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता है, लेकिन कोशिश सभी की जा रही है। सब अपना 100% दे रहे हैं। जी जी। सर, उपन्यास के अलावा भी आप लघु कथाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं सर। तो क्या फ्यूचर में हमें आपकी कविताएं और लघु कथाएं पढ़ने का मौका मिलेगा? सर, कविता मैं बचपन में बहुत लिखता था। जब 13-14 साल की उम्र थी तो उस समय तक एक प्रॉपर पोयम का कलेक्शन बन चुका था। इनफैक्ट एक मैन्युस्क्रिप्ट भी रेडी हो गई थी शॉर्ट स्टोरीज पर। लेकिन उसके बाद शिक्षा दीक्षा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी की व्यस्तता ने सब एक छूट सा गया था सब कुछ। मैंने फिर शुरू किया। उपन्यास पे मेरा प्रायोरिटी था कि मैं उपन्यास ही लिखूंगा। लेकिन कोविड टाइम में थोड़ा सा ज्यादा समय मिला, तो उस समय मैंने थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है जो फ्रीली पब्लिश किया प्रतिलिपि पर। तो कोशिश करूंगा फ्यूचर जी में अगर कुछ अच्छा ऐसा शॉर्ट स्टोरीज लिखा जो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है और जो मेरा सर्किल है उनको पसंद आता है, तो निश्चित ही आई विल ट्राई टू रोल आउट। तो बहुत अच्छा लगा सर सुन के, और हम जरूर पढ़ना चाहेंगे, जी। जरूर जानना चाहेंगे, आपकी सोच को देखना चाहेंगे सर। और वी आर वेटिंग टू रीड योर वर्क सर। तो जी। सर, और एक चीज जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि फ्यूचर में क्या आप दूसरे जॉनर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, मिथोलॉजी के अलावा भी? हाँ सर, जब मैं कल की खल कथा लिख रहा था तो 3 सीरीज में ये आने वाली है। समयांत रहस्य, त्रिपुंड का अच्छा और अगला पार्ट तांडव स्तुति, जो जल्द ही आएगा पाठकों के बीच। इसके बाद जो मैंने सोचा है, उसकी स्टोरी भी माइंड में घूमती रहती है। कोशिश है कि वो भी माइथोलॉजिकल और फैंटेसी फील्ड में ही हो। शॉर्ट स्टोरीज में कोशिश करूंगा कि आज के जमाने के हिसाब से, आज के समाज के हिसाब से लिखा जाए। तो मैं उस पर शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहूंगा। लेकिन उपन्यास आज के जमाने पे, आज के समाज पे या आज के इश्यूज पे फिलहाल तो माइंड में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। और शायद 2-3 साल तक तो ऐसा भी मैं विचार नहीं कर रहा हूँ। जी सर, हम आपसे और एक चीज जानना चाहेंगे सर कि अभी के समय में जो नए जो लेखक आ रहे हैं सर, चाहे वो हिंदी साहित्य में हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर में हो सर, और इंडियन, स्पेशली इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया के विभिन्न प्रांतों को एक्सप्लोर कर रहे हैं सर, उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा? आप उन्हें कौन सी ऐसी बात बताना चाहेंगे? हाँ सर, आजकल बड़े अच्छे अच्छे लेखक आ रहे हैं। मैं सजेशन दूं तो फिर अच्छा ही लगता है। लेकिन फिर भी मैं जेनेरिकली बोलना चाहता हूँ, सभी को बोलना चाहता हूँ कि मैंने मेरे समयांत रहस्य में एक लाइन थी कि मंजिलें तो बनी ही प्राप्त होने के लिए, बस कोशिश करने वाली तकदीर चाहिए। तो आप जो भी जी अपनी मंजिल बनाते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, आप पूरी कोशिश करिए और उसको पाने का भरसक प्रयास करिए। मंजिल तो मिल ही जाती है। और एक बार मंजिल मिल जाती है तो मंजिलें मिलने पर रुका नहीं करते, बल्कि नई मंजिल का स्वप्न देखने लगते हैं। तो फिर ये है कि नई मंजिल का स्वप्न देखिए और अच्छा काम करिए। हम सभी साहित्यकारों का, भले ही अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक जाना चाहिए कि हाँ, हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी और इवन अंग्रेजी साहित्य में जो इंडिया से जनरेट हो रहा है उसमें क्वालिटी वर्क है, वो पूरे दुनिया में फैले। जी। प्रशांत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, आपके लेखनी के बारे में, आप किस तरह से लिखते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि
आज की हमारी इस बातचीत से जो दर्शक है उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम बहुत बहुत शुक्रिया आशा निमेश जी। करेंगे कि जी सर, और हम आशा करेंगे कि फ्यूचर में आप जो भी लिखें, आपकी शॉर्ट स्टोरीज की किताब हो या आपकी पोएट्री की किताब हो, वो बहुत ही जल्द आए सर। और इसका जो थर्ड बुक है, थर्ड जो सीरीज का जो थर्ड बुक है, उसके लिए भी हम सर वेट कर रहे हैं। तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं सर, और फ्यूचर के लिए भी आप इसी तरह से लिखते रहिए और इसी तरह से अपनी कहानियों के थ्रू आप हमारे बीच अपनी बातों को रखते रहिए सर। निमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ ऑथर प्रशांत सिंह जी, जिन्होंने अपनी किताब त्रिपुंडाक्ष के बारे में हमसे बातचीत किया। और अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जरूर उनकी जो इंस्टाग्राम पेज है ऑथर प्रशांत सिंह .in, वहां पर जा सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनकी 2 किताबें हैं, समयांत रहस्य और त्रिपुंडाक्ष। ये दोनों ही किताबें अमेज़न पर अवेलेबल है, तो अगर आप चाहे उन उपन्यासों को आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग उपन्यास है, मैंने खुद उन्हें पढ़ा है और एंजॉय किया है, और मैं आशा करूंगा कि आप भी जरूर उन उपन्यासों को देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये चर्चा हम यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलेंगे एक दूसरे किसी ऑथर के साथ, एक दूसरे इंटरव्यू में, एक दूसरे साक्षात्कार में, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस साक्षात्कार में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप इसी तरह से खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।